हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत सेकेंड का चैप्टर 2 जिसका नाम है साउदर्न स्टेट्स, द चालुक्यास, द पल्लव्स एंड द चोलास, क्लास 7th। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द चालुक्यास के बारे में। द वास्ट रीजन फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन टू कन्याकुमारी इज कॉल्ड साउदर्न टेरिटरी। यहाँ बताया गया है कि विंध्याचल माउंटेन्स कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात के विंध्याचल माउंटेन से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के रीजन को इन्होंने साउदर्न टेरिटरी बोला है। 7th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक देयर वर मैनी डायनेस्टीज। वहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज थी, जैसे कि चालुक्यास, पल्लव्स, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड पंड्यास एटसेट्रास। दीज ये जो स्टेट्स थी साउथ contributed significantly to the rise of Indian civilization and culture। तो जो ये साउथ की स्टेट्स थी, इन्होंने इंडियन की सिविलाइजेशन और इंडिया का जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे चालुक्यास के बारे में, पल्लव्स के बारे में, चोलास के बारे में। तो इस चैप्टर में हम चोलास, चालुक्यास एंड पल्लव्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ चालुक्या डायनेस्टी, तो चालुक्या डायनेस्टी से रिकॉर्ड्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो 3 ऑफशूट्स, मतलब कि जो 3 शाखाएं थी इस डायनेस्टी की, वो डिस्क्राइब की गई है सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी के तौर पर। इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो 3 शाखाएं थी चालुक्या डायनेस्टी की, उनको इन्होंने क्या नाम दिया है? सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। जो ये 3 शाखाएं थी, इनका नाम इन्होंने दिया है, एक तो थी चालुक्या ऑफ बादामी या फिर चालुक्या ऑफ वातापी बोलो, दूसरी थी चालुक्या ऑफ ईस्ट और वेंगी, और तो तीसरी थी वो थी चालुक्या ऑफ कल्याणी। जो ओरिजिनल ब्रांच थी चालुक्या डायनेस्टी की वो दैट ऑफ चालुक्या ऑफ, जो मतलब कि हम कहते हैं ना कि ओरिजिनल ब्रांच कौन सी थी, तो जो इन तीनों में से सबसे ओरिजिनल ब्रांच चालुक्यास की थी वो थी बादामी और वातापी की। तो चालुक्या ऑफ बादामी थी उसको बोला गया है वेस्टर्न चालुक्या, और जो उनकी देयर ब्रांचेस वो वेंगी, वन ऑफ देयर ब्रांच वो, इनमें से एक ब्रांच थी उनकी वेंगी। और द ईस्ट चालुक्यास ऑफ पिस्तापुर भी बोलते थे इसको, जिन्होंने स्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट किंगडम इन द अर्ली 17th सेंचुरी, जिन्होंने 17th सेंचुरी में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम को स्टैब्लिश किया। अनदर ब्रांच जो थी, दीज वर द चालुक्या ऑफ, दूसरी ब्रांच इनकी थी चालुक्या ऑफ कल्याणी, जिसको वेस्टर्न चालुक्या भी बोलते हैं, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ 10th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में रिकैप्चर्ड द किंगडम ऑफ देयर डायनेस्टी फ्रॉम द राष्ट्रकूटास। इनकी एक किंगडम जो थी राष्ट्रकूटास के पास, जो राष्ट्रकूटास रूलर्स थे, ये भी एक डायनेस्टी थी। इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे ना, उन रूलर्स के पास इनकी चालुक्यास की क्या थी? किंगडम इन्होंने अपने कब्जे में कर रखी थी राष्ट्रकूटा रूलर्स ने। तो इन्होंने चालुक्यास ने वापस उनसे अपनी जो किंगडम इन्होंने छीनी थी राष्ट्रकूटा रूलर ने, वो वापस अपने कब्जे में कर ली थी। कब की थी? सेकेंड हाफ ऑफ 10th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, और उसको वापस लेकर इन्होंने अब फिर से अपने गौरव को जगा लिया था। पॉसिबली जो ये चालुक्यास से इनिशियली ये अयोध्या में रहते थे, एंड फॉर कुछ एक कारण के लिए इनको जो है साउथ में माइग्रेट करना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे चालुक्या ऑफ बादामी या चालुक्या ऑफ वातापी। चालुक्या ऑफ बादामी को चालुक्या ऑफ वातापी बोलते हैं। द चालुक्या ऑफ बादामी फाउंडेड एन एक्सटेंसिव एम्पायर इन द दक्षिणा पार्ट over a period of about 200 years from the middle of 6th century to middle of 8th century। यहाँ बताया गया है कि जो चालुक्या ऑफ बादामी है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैली हुई साम्राज्य को इन्होंने दक्षिणा पाठा में इस्टेब्लिश किया। कब इस्टेब्लिश किया और कितने सालों तक? 200 ईयर्स, कम से कम 200 ईयर्स तक इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। और कब से कब तक? मिडल ऑफ द 6th सेंचुरी से लेकर मिडल ऑफ 8th सेंचुरी तक। डॉक्टर DC सरकार कंसिडर्ड दैम एज अ लोकल कन्नड़ फैमिली। सो इनको जो डॉक्टर है वो इनको एक लोकल कन्नड़ फैमिली बोलते हैं। हु वॉज लीडर गिवन अ प्लेस अमंग द क्षत्रिय, जिनको बाद में क्षत्रिय के नाम दिया गया। अब ये बात उठती है कि चालुक्या नाम कैसे पड़ा इस डायनेस्टी का? तो एक एंशियंट इंडियन नेम है, देखो एंशियंट पर्सन है जिनका नाम चलका था या चलिक था या चालुक था, उन्हीं के नाम से इस डायनेस्टी का चालुक्या नाम रखा गया। आफ्टर द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, मतलब कि इस डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था वो थे जयसिंह। इनके बाद इनका बेटा रनार गाते हैं, असेंडेड टू द थ्रोन, गद्दी पे बैठते हैं। फिर रनार के बाद इनका बेटा पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो गद्दी पे बैठते हैं, जिन्होंने वातापी के किला को बनाया था और अपनी कैपिटल बनाया था। इनका जो सक्सेसर है पुलकेशिन फर्स्ट के बाद
जो सक्सेसर था वो था कीर्तिवर्मन फर्स्ट, जिन्होंने क्या किया था, अपनी साम्राज्य को बहुत ज्यादा फैला दिया था इन्होंने। जो किंग्स से कदम्बा के, कोंकण के, नाल के, इनको हराकर अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा इन्होंने आगे तक फैला लिया था। अब इसके बाद क्या होता है ना, कीर्तिवर्मन की डेथ हो जाती है। कीर्तिवर्मन फर्स्ट की डेथ होने के बाद इनका जो भाई है मंगलेश, वो रूल करते हैं एज द गार्जियन ऑफ पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के गार्जियन के तौर पर कीर्तिवर्मन का जो भाई था मंगलेश, वो रूल करते हैं किसके गार्जियन पर, पुलकेशिन सेकंड के गार्जियन पर, तो जो कि सक्सेसर टू द थ्रोन। आफ्टर दैट उसके बाद पुलकेशिन सेकंड बिकेम द रूलर, मतलब पुलकेशिन सेकंड को रूलर ही बनना था, लेकिन उसके बिहाफ पर ये जो छोटे थे उस टाइम पर रूल नहीं कर सकते थे, गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, इस वजह से इनके बिहाफ पर मंगलेश गद्दी पे बैठते हैं। देखो एक बार इधर देखो क्या था, जयसिंह ने स्टैब्लिश की इस डायनेस्टी को। इसके बाद इनका बेटा रनार गाते हैं। रनार के बाद जो पुलकेशिन फर्स्ट है वो, अब पुलकेशिन फर्स्ट का बेटा कीर्तिवर्मन फर्स्ट गद्दी पे बैठते हैं, और इनका एक और बेटा मंगलेश था। इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी डेथ के बाद क्या होता है, इनका जो भाई है मंगलेश वो रूल करते हैं पुलकेशिन सेकंड के गार्जियन पर, यही बैठ जाते हैं। फिर ये गद्दी पे बैठ जाते हैं, फिर पुलकेशिन सेकंड आते हैं गद्दी पर। ये गद्दी पे जब बैठते हैं ना, तो ये जो इनके अंकल थे, इनके अंकल मंगलेश, ये इनको गद्दी पे बैठने नहीं देते हैं। ये इनके साथ लड़ाई कर फिर जीत कर लड़ाई, उसके बाद पुलकेशिन सेकंड जो है गद्दी पे बैठते हैं। अब देखो आगे पढ़ते इसी बारे में। पुलकेशिन सेकंड 1610 to 1642 AD। पुलकेशिन सेकंड गोट द थ्रोन बाय फाइटिंग हिज अंकल। अभी बताया ना, इनके जो अंकल थे मंगलेश, उनके साथ लड़ाई की इन्होंने, उसके बाद जाकर इनको गद्दी मिली थी, थ्रोन पर बैठे थे ये। क्योंकि जो मंगलेश था वो रेडी नहीं था, क्योंकि इनके जो अंकल थे वो रेडी नहीं थे इनको गद्दी देने के लिए। आफ्टर बिकेम एन अडल्ट, मतलब वो बूढ़े भी हो गए थे, फिर भी इन्होंने इनको गद्दी नहीं दी कि नहीं मैं ही यहाँ पर रूल करूंगा। फिर इनको इनके साथ लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद फिर ये जीत जाते हैं। बिकॉज ऑफ इसी वजह से पुलकेशिन रूल स्टार्टेड विद स्ट्रगल, संघर्ष के साथ इनका जो रूल है वो शुरू होता है, और बहुत सारी डिफिकल्टीज के तौर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रूल किया था। इन्होंने अपने रूल में बहुत संघर्ष किए थे, और डिफिकल्टीज, कठिनाइयाँ भी आई थी। बट ही लर्न ऑफ द हाई स्टेटस ऑफ चालुक्यास बाय हिज एबिलिटी। लेकिन इन्होंने क्या याद किया, इन्होंने याद किया चालुक्यास की एबिलिटीज के बारे में। पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया कदम्बस को साउथ में, मौर्यास ऑफ कोंकण को, और गुज्जर्स ऑफ नॉर्थ को। ही डिफीटेड हर्षवर्धन को इन्होंने हरा दिया। हर्षवर्धन देखो इतने बड़े ग्रेट एम्परर थे नॉर्थ इंडिया के, उनको भी पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया। ही डिफीटेड कलिंगस को इन्होंने ईस्ट में हराया, और इनका भाई पुलकेशिन सेकंड का जो भाई था विष्णुवर्धन, उनको इन्होंने पिस्तापुर का गवर्नर बना दिया। पिस्तापुर को पहले अपने कब्जे में किया हराकर, फिर अपने भाई को वहीं पर गवर्नर इन्होंने चूज कर दिया। अब चालुक्य ऑफ वेंगी और ईस्टर्न चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे। पुलकेशिन सेकंड ने अपॉइंट किया था अपना भाई विष्णुवर्धन को गवर्नर ऑफ पिस्तापुर, बट ही सून डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, लेकिन उनके बाद उन्होंने खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया कि मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर हूँ, मैं किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। विष्णुवर्धन अज्यूम द, विष्णुवर्धन को टाइटल्स मिले जैसे कि मकरध्वज का और विषम सिद्धि का। आफ्टर दैट, इसके बाद देयर वर बहुत सारे रूलर्स थे, जैसे कि जयसिंह है, फर्स्ट है इंदिरावर्मन एक्सेट्रा। जो फर्स्ट कैपिटल थी ईस्टर्न चालुक्यास की वो थी पिस्तापुर, और जो सेकेंड थी वो वेंगी थी, और जो लास्ट में जाके इन्होंने बनाई वो थी राजमहेंद्री। इसके बाद देखो आफ्टर विष्णुवर्धन के बाद बहुत सारे किंग्स जो है वेंगी डायनेस्टी के, इनके बाद राजा बनते हैं। विजयादित्य सेकंड है और विजयादित्य थर्ड है, ये बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे वेंगी डायनेस्टी के, जिन्होंने पल्लव्स, पांड्यास, वेस्टर्न गंगा, साउथर्न कौशल, कलिंगा, कलचुरी एंड राष्ट्रकूटास रूलर्स को हराया था। किन्होंने हराया था? विजयादित्य सेकंड एंड विजयादित्य थर्ड बहुत पावरफुल रूलर्स थे। इसके बाद देखो आफ्टर विजयादित्य थर्ड के बाद चालुक्य भीम जो है रूलर बन जाते हैं वहां के। इनका पूरा का पूरा जो रूल था, इन्होंने अपने पूरे रूल में राष्ट्रकूटा रूलर जिसका नाम किशन सेकंड था, अपना पूरा रूल इन्होंने इनके साथ लड़ाई में बिता दिया। He was also defeated many times. ये भी बहुत बार हारे गए हैं, लेकिन दिस स्ट्रगल वीकेंड द पावर ऑफ, देखो इन्होंने बार बार इतनी लड़ाई करते गए तो जो इनका जो ये एम्पायर था चालुक्य, ये धीरे धीरे ये कमजोर होता चला गया।
बहुत सारे जो मेंबर्स थे इस डायनेस्टी के ट्राई टू टेक ओवर द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पावर। इस डायनेस्टी के जो बहुत सारे छोटे मोटे जो रूलर्स थे ना, उन्होंने सोचा कि अब मुझे यहाँ राज करना चाहिए, तो जो बाहरी पावर्स थी ना, एक्सटर्नल पावर्स थी, इंडिया की बाहर की जो लोग थे, उनकी हेल्प ले लेकर ये अपनी पावर को उन्होंने अडॉप्ट किया कि हमें राजा बनना चाहिए। लेकिन क्या रहा कि वो जो डायनेस्टी थी बहुत वीक होती चली गई। बहुत सारे जो रूलर्स थे वेंगी रूल करते हैं 1063 एडी तक, बट जो पावर थी चालुक्यास की वो धीरे धीरे कम होती चली गई। फाइनली चोला रूलर जिसका नाम था कुलोटुंग डिफीट कर देते हैं वेंगी रूलर विजयादित्य सेवेंथ को। जो वेंगी रूलर विजयादित्य सेवेंथ था, उनको हरा दिया जाता है चोला रूलर्स के द्वारा, और मर्ज और जो इनकी साम्राज्य था, इनका जो एम्पायर था चोला रूलर्स का, वो अपने साम्राज्य को वेंगी के साथ ही जोड़ लेते हैं। अब इसके बाद देखो चालुक्य ऑफ कल्याणी के बारे में पढ़ेंगे, जिनको वेस्टर्न चालुक्य भी बोलते हैं। तो चालुक्य है कल्याणी पर इनिशियली अंडर द राष्ट्रकूटा रूलर। तो ये किसके अंडर था? राष्ट्रकूटा रूलर्स के अंडर ही थे ये चालुक्य ऑफ कल्याणी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लास्ट राष्ट्रकूटा रूलर, जो लास्ट राष्ट्रकूटा रूलर था ना, जिसका नाम था करका उनका नाम था। तो एक चालुक्य नेम तैला सेकंड, तो एक चालुक्य जिसका नाम था तैला सेकंड, वो रिवोल्ट करते हैं किसके अगेंस्ट? करका के अगेंस्ट, और वो जो टेरिटरी थी इनको अपने अंडर में कर लेती हैं। देखो क्या है, जो लास्ट राष्ट्रकूटा रूलर थे जिसका नाम करका था, उनके साथ लड़ाई किया जाती है चालुक्य का एक रूलर जिसका नाम तैला सेकंड है। ये रिवोल्ट करते हैं इसके अगेंस्ट, ये करते चालुक्य राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। राष्ट्रकूटा रूलर को हरा दिया जाता है चालुक्य के द्वारा, और ऑक्यूपाई करते हैं किंगडम ऑफ राष्ट्रकूटा, और जो राष्ट्रकूटा की जो किंगडम थी उसको अपने कंट्रोल में करते हैं, उनको हरा कर। 10 तैला सेकंड फाउंड करते हैं एम्पायर ऑफ चालुक्य ऑफ कल्याणी को, फाउंड करते हैं राष्ट्रकूटा किंगडम के जो बचे कुछ पार्ट्स थे, उनसे वो अपनी जो चालुक्य ऑफ कल्याणी उसको स्टैब्लिश करते हैं, फाउंड करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर फ्रॉम कल्याणी। ये धीरे धीरे जो है कल्याणी से लेकर अपने जो साम्राज्य उसको फैला देते हैं, एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। तैला सेकंड एक बहुत ही बड़े योद्धा थे। ये डिफीट करते हैं छेड़ी को, उड़ीसा, कुंतल एंड चालुक्य ऑफ गुजरात। परमार मुंज जो रूलर थे मालवा को, उनको भी हरा देते हैं ये, और शोला और चोला रूलर जिसका नाम उत्तम है, तो ये इन सभी को हरा देते हैं तैला सेकंड। ये क्या करते हैं? द लात एंड द पंचाला टेरिटरीज, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। तो ये जो लात है और जो पंचाला टेरिटरी, इन दोनों को ये मिला भी देते हैं। इन दिस वे बाय पार्टिसिपेटिंग इन बहुत सारे वॉर्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने बिल्ड किया एक बहुत ही बड़ा लार्ज साम्राज्य ऑफ चालुक्य का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्टैब्लिश किया, और क्लेम हिमसेल्फ टू बी, और खुद को ये बताया कि मैं एक वंशज हूँ ग्रेट चालुक्य रूलर ऑफ बदामी। जो बदामी के ग्रेट रूलर थे चालुक्य ऑफ बदामी थे, कहते हैं कि मैं उनका एक वंशज हूँ। ये अज्यूम इनको बहुत सारे टाइटल्स भी मिले हैं, जैसे महाराजा धीराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती। तैलास सक्सेसर, तैलास के बाद जो इनके सक्सेसर आते हैं, उत्तराधिकारी आते हैं, वो देखो सत्याश्रय, विक्रमादित्य फिफ्थ, आर्यन सेकंड एंड जयसिंह सेकंड वर जो अदर रूलर्स ऑफ इस डायनेस्टी के, कुछ एक अदर रूलर्स ये हैं। इनके बाद देखो सोमेश्वर फर्स्ट जो है रूलर बनते हैं। ये क्या करते हैं? ये कब्जा कर लेते हैं कोंकण के ऊपर, अटैक करते हैं मालवा पर, गुजरात पर, साउदर्न कौशल पर और केरला पर। तो ये है यहाँ पर मालवा, गुजरात, कौशल, केरला, यहाँ पर अटैक करते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारे के सारे स्टेट्स को। द कलचेरी रूलर, और कलचूरी का जो रूलर था राजा धीराज, सक्सीड इन प्लंडरिंग कल्याणी। अब वो बिल्कुल सक्सीड हो जाते हैं, प्लंडरिंग मतलब कि लूटपाट करना, तो कल्याणी के ऊपर लूटपाट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं कलचूरी रूलर जिसका नाम राजा धीराज है। तो वो कल्याणी को लूट के ले जाते हैं, जो कैपिटल थी सोमेश्वर की। बट ही स्ट्रगल्ड, और वो स्ट्रगल करते हैं, एंड इन द एंड, और लास्ट में जो राजा धीराज है जो कि कल्याणी को लूट कर लेके गए थे, उनको मार दिया जाता है बैटल में। इनका जो भाई था राजेंद्र चोला सेकंड सक्सीड इन डिफेंडिंग द चोला किंगडम। अब इनका जो भाई था जिनका नाम राजेंद्र चोला सेकंड था, वो बिल्कुल सक्सीड हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं कि इनको चोला किंगडम को बचाने में, डिफेंड करने में इनको सक्सेस हो जाती है अगेंस्ट द इन्वेशंस ऑफ सोमेश्वर एंड सोमेश्वर वाज डिफेंडेड। अब जो सोमेश्वर है, जो राजेंद्र चोला के साथ लड़ाई कर रहे थे, उनको लास्ट में जाकर मार दिया जाता है, और जो राजेंद्र चोला सेकंड है वो अपने डायनेस्टी को डिफेंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सोमेश्वर फर्स्ट जो है वो फॉलोड बाय सोमेश्वर सेकंड के बाद सोमेश्वर फर्स्ट, एंड देन विक्रमादित्य
सिक्स्थ के बाद सिक्स जो है रूलर बनते हैं। विक्रमादित्य एक्सपैंड करते हैं अपने किंगडम को, लड़कर बहुत सारे किंग्स के साथ। इनकी जो किंगडम थी वो कहाँ से, नर्मदा रिवर से लेकर, नॉर्थ में नर्मदा रिवर से लेकर और कडापा और मैसूर इन साउथ तक फैली हुई थी। विक्रमादित्य जो है वो फॉलोड बाय सोमेश्वर थर्ड के द्वारा विक्रमादित्य फॉलो किए जाते हैं, एंड जगदेव माल एज अ टेलर रूलर, और जगदेव माल जो है टेलर रूलर थे। इन द टाइम ऑफ तेला के टाइम पर जो चालुक्य किंगडम थी वो धीरे धीरे क्या डिक्लाइन खत्म होती जा रही थी, वीक भी होती जा रही थी। तो जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे सोमेश्वर फोर्थ। और फाइनली जो यादव हैं एंड होयसाला रूलर्स हैं वो इस एम्पायर को खत्म कर देते हैं 1190 एडी में। अब देखो अचीवमेंट्स ऑफ चालुक्यास ने क्या कुछ अचीव किया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वास्ट एम्पायर, एक बड़ी ही वास्ट एम्पायर का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया है। जो रूलर्स थे चालुक्य डायनेस्टी के वो इस्टेब्लिश करते हैं बड़ी ही साम्राज्य को साउथ इंडिया के अंदर। जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के बहुत ही बड़े बड़े योद्धा थे, एंड दे सक्सीड इन, बहुत सारी इन्होंने नॉर्थ के और साउदर्न इंडिया के जो रूलर्स हैं उनको हराया था। पुलकेशिन सेकंड और कुछ अदर रूलर्स आल्सो परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ। अश्वमेधा यज्ञ क्या था, हॉर्स को सेक्रीफाइस करना, जो उनका घोड़ा होता है ना, अश्व होता है जो, उनको सेक्रीफाइस करना। तो जो पुलकेशिन सेकंड थे और बहुत ही बड़े बड़े जो रूलर्स थे वो कौन सी क्या परफॉर्म करते हैं, अश्वमेधा यज्ञ को वो परफॉर्म करते हैं। जो किंगडम था चालुक्य रूलर्स का वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा रिच थे वो इकोनॉमिकली, एंड हैड मैनी, और बहुत सारे गुड पोर्ट्स भी थे अंडर इट जिन्होंने एंकरेज, जिसकी वजह से पोर्ट्स है तो मतलब कि फॉरेन ट्रेड भी हो। रिलीजियस टॉलरेंस देखो वहां पर कैसा था, सहनशीलता कैसी थी वहां की। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजन के पॉइंट से ऑफ व्यू से देखे तो हम चालुक्य रूलर्स जो थे फॉलोअर्स थे, हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे। ये परफॉर्म करते थे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस अकॉर्डिंग टू एंशिएंट वैदिक रिलीजन। एंशिएंट वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे तो इन्होंने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म किए हैं और मैनी रिलीजियस टेक्स्ट को कंपोज, और इनके टाइम पर बहुत सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है, बुक्स वगैरह है, वो लिखी गई थी। इन्होंने क्या किया, हिंदुइज्म को बहुत सपोर्ट दिया है और बिल्ट, और इन्होंने लॉर्ड शिव के और लॉर्ड विष्णु जी के जो टेम्पल्स को भी बनवाया है। लेकिन इनका जो एटीट्यूड टूअर्ड अदर, लेकिन इनका अदर रिलीजन्स की तरफ जो एटीट्यूड था वो क्या था, वो ऑफ टॉलरेंस का था, सहनशीलता का था। जो चालुक्य रूलर्स थे वो हेल्प करते हैं जैनिज्म को और बुद्धिज्म को भी। यही नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म को ही हेल्प करते हैं, नहीं, ये जो और धर्म थे उस टाइम पर, जैन हो गया जैसे धर्म, बुद्धिज्म धर्म हो गया, इनको भी ये प्रचलित थे उस टाइम पर भी। तो इन्होंने इनको भी फैलाने की बहुत कोशिश की, इनको भी फ्लरिश किया, इन्होंने फैलाया। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सी को भी अलाउड किया गया था इंडिया के अंदर की सेटलमेंट के लिए। तो जो पर्सी थे वो उनको अलाउ किया गया थाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई की थाना डिस्ट्रिक्ट में सेटलमेंट होने के लिए। देवर मोर देन 100 से भी ज्यादा जो है ना बुद्धिस्ट विहार्स क्या होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, वो जो उनका धाम होता है वो उसको बोला गया विहार्स। तो 100 से भी ज्यादा बुद्धिस्ट विहार जो थे इंडिया में थे, चालुक्य किंगडम में थे, और इन जिसमें से 5000 मोंक्स जो है वहां पर रहते थे। अब डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ जो आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस थी वो मेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पर बहुत सारी आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस की गई, स्पेशली इन पेंटिंग्स में, सबसे ज्यादा तो पेंटिंग्स में, फाइन आर्ट्स में। सम ऑफ द अजंता मुराल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चालुक्य रूलर्स। तो चालुक्य रूलर्स के टाइम पर बहुत सारे जो है अजंता मुराल्स वगैरह, केव्स वगैरह को बनवाया गया। तो चालुक्य डेवलप करते हैं देयर ओन डिस्टिंक्ट विजारा। इन्होंने खुद का अपना एक स्टाइल जिसका नाम था विजारा स्टाइल को इन्होंने शुरू किया। वन ऑफ द मेन फीचर जो थी चालुक्य के टाइम पर आर्किटेक्चर के फील्ड में वो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ बड़े बड़े टेम्पल्स को यहाँ बनवाया जाता था। किसको कट कर माउंटेन्स को, बड़े बड़े जो पत्थर थे ना उनको कटवा कर टेम्पल्स बनवाए जाते थे। बहुत सारी हिंदू की केव्स, चैत्य हॉल्स वगैरह जो है बनवाए गए थे इस टाइम पर। जो एम्परर थे मंगलेश, ब्यूट एक केव बनवाई थी उन्होंने लॉर्ड विष्णु की एट वतापी में। बहुत सारी सुंदर सुंदर टेम्पल्स को बिल्ड करवाया गया, कटिंग्स ऑफ माउंटेन्स को कट कर इन द बदामी, एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता एक्सेट्रा में। अब प्रोग्रेस देखते हैं एजुकेशन और लिटरेचर कैसा था उस टाइम पर। जो चालुक्य रूलर्स थे वो बहुत ही बड़े सपोर्टर्स थे एजुकेशन के एंड एजुकेशन के और लिटरेचर के। दे गॉट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। उन्होंने स्कूल्स को, कॉलेजेस को अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर बनवाया, और जो वहाँ के जो लिटरेचर को लिखते थे लिटरेचर्स और जो ऑथर्स थे उनको कोर्ट में भी जगह दी इन्होंने।
जो यहाँ के चालुक्य रूलर्स थे, इन्होंने अपने कोर्ट में भी जगह दी, लिटरेचर लिखने वाले लोगों को भी, ओथर्स को भी। और जो चालुक्यास थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वो किसको देते थे इंपॉर्टेंस? संस्कृत लैंग्वेज को उनको उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उस टाइम पर अवलंक जो बुक थी, जिस रोट द बुक, उन्होंने बुक लिखी है अष्टाशाती लिखी गई है अवलंक के द्वारा। विघ्नेश्वर ने लिखी थी मिताक्षरा। और कन्नड़ लैंग्वेज टेक्स्ट, जैसे कन्नड़ लैंग्वेज में जो टेक्स्ट थे, कविराज मार्ग, शांति पुराना, गदा युद्ध एटसेट्रा हैव ऑल्सो बीन रिटन इस एरा में लिखे गए थे, इस पीरियड में लिखे गए थे। विक्रम देव चरिता बाय विल्हन ने लिखी, एंड वक्यामित्र बाय सोमदेव सुरीन, ये जो मेन टेक्स्ट थे इस पीरियड के। इकोनॉमिक लाइफ कैसे थी वहां कर? जो इकोनॉमिक लाइफ थी, पीपल जो थी वो मतलब रिच थे, वहां के प्रोस्पेरस थे। जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था और लैंड रिवेन्यू होता है, लैंड के रिवेन्यू मतलब टैक्स। लैंड के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो भी क्या था? लैंड की फर्टिलिटी, मतलब कि कितना उस लैंड पर उगाया जाता है या कितनी उस पर चीज़ों को उगाया गया, तो उसकी फर्टिलिटी को देखकर ही वहां पर टैक्स लगाया जाता था। हॉट स्पाइसेस एंड प्रीशियस वुड्स भी थी, इस टाइम पर ट्रेड की जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखते हैं कि शासन कैसा चलता था वहां पर। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था चालुक्यास का, वो ऑफ एक बहुत ही हाई ऑर्डर का था। जो रूलर्स थे वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, एंड रूलर्स थे ना, उनके पास अनलिमिटेड पावर्स थी, उनका जो मन चाहे वो कर सकते थे, उनके पास इतनी पावर दे रखी थी। ही यूज देयर पावर्स, वो अपनी पावर को यूं नहीं है कि कोई गंदे काम में यूज करते थे, वो अपनी पावर को लोगों के भले के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट डायनेस्टी है द पल्लव्स डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी जो है फ्लरिश होती है, ये भी साउथ ऑफ इंडिया में ही। जो पार्ट है फार साउथ हैज बीन, मतलब फार साउथ क्यों बोला गया है? हैज बीन कॉल्ड द तमिल प्रदेश, तमिल प्रदेश बोला गया है फार साउथ, मतलब कि तमिल प्रदेश तक फैली हुई थी। आफ्टर द फॉल ऑफ सतवाहना डायनेस्टी के फॉल के बाद पल्लव डायनेस्टी टू कंट्रोल ऑफ द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द किंगडम। तो जैसे सतवाहना डायनेस्टी खत्म हो जाती है, फॉल हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है उसका, तो पल्लव डायनेस्टी कंट्रोल करती है और कांची को अपनी कैपिटल बनाते हैं। हमें पता है कि हमें पता है कि जो पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स थे फ्रॉम प्राकृत एंड संस्कृत कॉपर प्लेट्स, एंड हमें कहाँ से पता चलता है कि पल्लव रूलर्स के बारे में? जो खुदाई करने के बाद या फिर जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिली है, कॉपर प्लेट्स मिली है, और प्रयाग हस्ती ऑफ समुद्रगुप्त वगैरह जो ये इन्होंने लिखी थी ना पुराने टाइम में, उनसे हमें पता चलता है रूलर्स के बारे में। और जो ओरिजिन हुआ था पल्लव रूलर्स इज एस्टाइम टू बी फ्रॉम द 3rd सेंचुरी से माना गया है कि 3rd सेंचुरी से ही जो पल्लव रूलर्स थे उनका ओरिजिन माना गया है। शिवास्कंद्रवम, विष्णुगुप्त एटसेट्रा जो थे वो क्या थे? अर्ली रूलर्स थे। और बट जो पीरियड था ग्रेटेस्ट ऑफ पल्लव स्टार्टेड, लेकिन जो ये डायनेस्टी थी पल्लव्स की, ये कब शुरू होती है? शिंग विष्णु जो लास्ट फेज थी 6th सेंचुरी की, वो इनकी बेस्ट मानी गई है। बहुत सारे जो वेरियस पल्लव किंग्स थे वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है सिंह विष्णु। विष्णु जो थे एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे। इन्होंने एक्सटेंड अपनी साम्राज्य को कावेरी रिवर से लेकर कृष्णा रिवर तक फैलाया था। सिंह विष्णु ने क्या लिटरेचर एंड आर्ट को बहुत सपोर्ट किया है। जो ग्रेट संस्कृत पोएट थे भारवी, वो इनके कोर्ट में ही थे। उसके टाइम पर इन्होंने सिटी ऑफ महाबलीपुरम को भी इन्होंने बनवाया, और जो कि क्या एक सेंटर ऑफ आर्ट के व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने बहुत सारे टाइटल जैसे कि अवनी सिंह जैसे टाइटल को अज्यूम किया था। इन्होंने शोला मंडलम को भी अपने कब्जे में किया था आफ्टर डिफीटिंग चोलास को हराकर। सेकेंड है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। आफ्टर सिंह विष्णु के बाद इनका बेटा महेंद्र वर्मन जो है रूलर बनते हैं। जो कन्फ्लिक्ट होती है पल्लव्स के बीच में, चालुक्यास के बीच में, वो इनके टाइम पर शुरू होती है। जो सन थे सिंह विष्णु के, ये सिंह विष्णु के इनका बेटा था ना, ये एज बोथ वर ट्राइंग टू एक्सपेंड, जो कि अपने पावर को साउथ इंडिया में एक्सपेंड करने की बहुत कोशिशें कर रहे थे। जो पल्लव्स थे अलॉन्ग विद द कदम्बस के साथ ट्राइड करते हैं अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए ऑफ द चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड। सो कंसिक्वेंटली पुलकेशिन जो है अटैक करते हैं पल्लव किंगडम को, और जो पल्लव कैपिटल थी कांची उसको बचा दिया जाता है इस अटैक से। लेकिन पुलकेशिन जो है वो क्या करते हैं, नॉर्थ प्रोविंस वेंगी को क्या कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। स्नैच द नॉर्थन प्रोविंस, जो नॉर्थ का प्रोविंस वेंगी था उसको अपने कंट्रोल में करते हैं पुलकेशिन। जहां पर उनके भाई को, अभी बताया ना, उनके भाई को विष्णुवर्धन को गवर्नर बनाया गया था, तो वो उन्होंने उनसे छीन ली थी। जो स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ ईस्टर्न चालुक्य, और जिन्होंने फिर क्या किया, इसको ईस्टर्न चालुक्य के नाम से रख दिया। महेंद्र वर्धन फर्स्ट देखो,
ये एक लवर थे आर्किटेक्चर के, लिटरेचर के और फाइन आर्ट्स के लवर थे। ही वॉज अ पोइट एंड सिंगर थे। इन्होंने संस्कृत ट्रीटीज कॉल्ड द मत विलासा प्रसाहना भी लिखी थी इन्होंने। और बहुत सारे टेम्पल्स को तिरुचिनापल्ली में, चिंगलीपुट में और अरकट में बनवाए गए थे। इन्होंने एक लेक को भी बनवाया था। ही वॉज अ जैन इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में ये जैन थे लेकिन बाद में शिवैती बन जाते हैं, मतलब शिव जी के भक्त बन जाते हैं। थर्ड है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन का जो बेटा है नरसिंह वर्मन, वो बहुत ही ग्रेट रूलर थे। इनके टाइम पर जो पल्लव्स थे वो लड़ाई कर रहे थे चालुक्य ऑफ बादामी के साथ। चालुक्य रूलर जो जिसका नाम पुलकेशिन सेकंड था, वो अटैक करते हैं इनकी किंगडम को 642 एडी में और इनकी कैपिटल वातापी को अपने कंट्रोल में करते हैं। इन दीज वॉर्स, इस वॉर्स में पुलकेशिन सेकंड को मार दिया जाता है। और पल्लव क्या करते हैं, साउदर्न चालुक्य, अब पुलकेशिन सेकंड को मार दिया, अब वहां पर कोई रूलर नहीं है तो उनकी जो किंगडम से उनको कंट्रोल में कर लिया गया। पल्लव्स ने चालुक्य को अपने कंट्रोल में कर लिया। नरसिंह वर्मन वीकन द पावर ऑफ, और नरसिंह वर्मन ने बिल्कुल वीकन कर दी थी पावर ऑफ चालुक्य, इसकी पावर को खत्म कर दिया था और अपने एम्पायर को मैसूर तक इन्होंने फैला लिया था। इसके बाद ये हरा देते हैं चोला, चेरा एंड पंड्या रूलर्स को और अपने एम्पायर को और भी आगे तक इन्होंने फैला लिया। नरसिंह वर्मन ने बहुत सारे टेम्पल्स जैसे कि महाबलीपुरम, जिसको ममलापुरम भी बोलते हैं, विच आर नाउ कॉल्ड द रत्था टेम्पल ऑफ, जिसको आज के टाइम पर रत्था टेम्पल ऑफ ममलापुरम बोलते हैं, बनवाया था इन्होंने। ही ऑल्सो बिल्ड टेम्पल्स एट त्रिंचापल्ली पर भी इन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनवाए हैं। इनके टाइम पर चाइनीज ट्रैवलर जिनका नाम है ह्यून सेंग, जो कि कहाँ से, चाइना से थे, हैड कम टू कांची में आते हैं और ही हैज डिस्क्राइब इट, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब भी किया। महेंद्र वर्मन सेकंड जो सन है नरसिंह वर्मन का, वो सिर्फ 2 साल तक ही रूल करते हैं। इसके बाद इनका बेटा परमेश्वर वर्मन फर्स्ट जो है गद्दी पे बैठते हैं। नरसिंह वर्मन सेकंड, पीस प्रिवल्ड एट द टाइम ऑफ नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम पर जो पीस थी, शांति बनाई हुई थी, शांति कायम थी। जो सन थे परमेश्वर वर्मन के, इनका जो बेटा है महेंद्र वर्मन सेकंड, परमेश्वर वर्मन इनका बेटा था। सो इनके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड। ये सेंड करते हैं एम्बेसडर्स टू द, देयर वर प्रॉस्पेरिटी इन द स्टेट ड्यूरिंग दिस टाइम। ही सेंड हिज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चाइनीज एम्पर। जो चाइनीज एम्पर थे उनके दरबारों पर जो है इंडिया से जो है राजदूतों को भेजा जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ नरसिंह वर्मन सेकंड की डेथ के बाद इनका बेटा परमेश्वर वर्मन सेकंड जो है वो क्या करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं। वो स्टार्ट फाइटिंग अगेन विद द चालुक्यास के साथ, फिर से ये लास्ट में फाइट करना शुरू करते हैं। परमेश्वर वर्मन जो है सक्सीड बाय दंती वर्मन को हरा देते हैं। सक्सीड, अब देखो इनके बाद परमेश्वर वर्मन के बाद सक्सीड बाय, मतलब इनके बाद आते हैं दंती वर्मन, उत्तराधिकारी बनते हैं नंदी वर्मन एंड अपरजित हु टर्न आउट टू बी वीक। इनके बाद कौन गद्दी बैठते हैं, परमेश्वर वर्मन के बाद दंती वर्मन बैठते हैं, नंदी वर्मन बैठते हैं एंड अपरजित, लेकिन ये बताए गए कि ये थोड़े वीक थे। इन 893 एडी में जो चोला रूलर जिनका नाम आदित्य फर्स्ट था, वो अटैक करते हैं अपरजित पर, जो कि लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, और किल्ड हिम, उनको मार देते हैं। दिस मार्क द एंड, और यही यहाँ से एंड होती है पल्लव एम्पायर की। नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में देखो, जो कैलाशनाथ टेम्पल है कांची का, और बहुत सारे सेवरल टेम्पल्स है जो बिल्ड करवाए गए थे महाबलीपुरम के बैंक पर। इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को अपने कोर्ट में शेल्टर भी दिया था, जगह भी दी थी। स्कॉलर डांडी कंपोज, जो स्कॉलर डांडी थे उन्होंने कंपोज की एक पोइटिक बुक जिसका नाम है दश कुमार चरितम। अब हम इनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ने हैं। पल्लव रूलर्स ने क्या कुछ अचीव किया था, एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का शासन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था पल्लव्स का बहुत ही बिल्कुल सिमिलर था गुप्ता एरा जो था, और जो मौर्य एरा एम्परर्स थे उनके जैसा ही था इनका। जो एम्परर थे वो हेड थे स्टेट के। He held high titles and all the powers of states were considered in him. इन्होंने बहुत हाई टाइटल्स जो है, इनको बहुत सारे टाइटल्स दिए गए थे, और जो पावर्स थी ना स्टेट की वो इनके पास ही थी। लेकिन जो एम्परर थे असिस्टेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिशियल ऑफ द स्टेट। लेकिन अब ये थोड़ा ना है कि एम्पर ही पूरे स्टेट को चला सकते हैं। उनके अंडर में बहुत सारे कुछ मिनिस्टर्स भी थे, तो उन मिनिस्टर्स को ये हेल्प करते थे एंड अदर हाई ऑफिशियल ऑफ द स्टेट। जो पूरी की पूरी स्टेट थी वो डिवाइड की गई थी रस्त्रास में, विध्यास डिस्ट्रिक्ट्स में, कॉटम्स तहसील्स में एंड विलेज बटारका में। वे इंपॉर्टेंट टाइटल्स थे वहाँ के। मतलब इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को, इनको अलग अलग नाम दी गई थी। रूरल गवर्नेंस हैड अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो रूरल
गवर्नेंस थी उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई थी इस सिस्टम में। एजुकेशन लिटरेचर कैसा था वहाँ का? देयर वाज अ लॉट ऑफ लिटरेरी प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लव रूलर्स के टाइम पे बहुत अच्छी यहाँ पर लिटरेरी प्रोग्रेस की गई थी। जो यूनिवर्सिटी थी कांची की कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू दिस प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कंट्रीब्यूट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कांची ने भी। जो पल्लव रूलर्स थे उन्होंने शेल्टर दी थी बहुत सारे स्कॉलर्स को। एम्परर सिंह विष्णु जो थे उन्होंने इन्वाइट किया था कंटेम्प्रेरी स्कॉलर भारवी टू अपने, अब जो एम्परर थे ना सिंह विष्णु, उन्होंने भारवी को अपने कोर्ट में बुलाया था एंड और लर्न डांडी, और उनसे लर्न डांडी सीखी थी एंड रिसीव लोअर पैट्रोनेज इन हिज किंगडम, और बहुत सारा उनको सपोर्ट भी दिया। अपार्ट फ्रॉम संस्कृत के अलावा तमिल लिटरेचर भी लिखी गई थी, वहाँ पर प्रोग्रेस हुई थी पल्लव्स के टाइम पर। जो बुक थी कुरल इन तमिल वॉज रिटन इन दिस पीरियड में लिखी गई थी। रेगुलर रिसाइटेशन ऑफ महाभारत एंड महाभारत की जो है बार बार जो रिसाइटेशन होती है बार बार वहाँ पर अरेंज की गई है पल्लव्स इन द पैवेलियन नियर कांची, मतलब महाभारत को बार बार वहाँ पर पढ़ाया जाता था। रिलीजन देखो वहाँ का, पल्लव रूलर्स जो थे फॉलोअर्स थे हिंदुइज्म के, ये परफॉर्म करते थे बहुत सारे यज्ञ को एंड पूजा करते थे ये हिंदू डेटीज जैसे कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी जी, इन सभी की मूर्तियों की ये पूजा करते थे इन द टेम्पल्स में। इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को और हिंदुइज्म को बहुत सपोर्ट किया। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कांची है वो एक मेजर सेंटर है साउथ इंडियन कल्चर का, और सिटी ऑफ कांची इटसेल्फ एक वन ऑफ द 7 पिलग्रिमेज सिटीज ऑफ हिंदूज की जो है 7 पिलग्रिमेज सिटीज है ये। पल्लव रूलर्स जो है रिलीजियसली लिबरल थे, उनका जो एटीट्यूड था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की तरफ क्या था, टॉलरेंट था, ठीक है, नॉर्मल था। शैविज्म एंड वैष्णव लिटरेचर जो है प्रोग्रेस हुआ था इस टाइम पर, इन्होंने हेल्प की थी, उन्होंने सपोर्ट किया था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को भी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखो, इन द फार साउथ में स्टोन्स आर्किटेक्चर जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे पल्लव रूलर्स के द्वारा अंडर द पैटोरेज। बहुत सारे टेम्पल्स को भी बिल्ड करवाया गया था माउंटेन और रॉक्स को कट करवा के, जिसमें से आइडल ऑफ विष्णु, शिव, ब्रह्मा एंड अदर हिंदू गॉड एंड गॉडेस वर एंशिएंट इसमें जड़े हुए थे। अब जो शिव टेम्पल था ममलापुरम में, टेम्पल जो था 5 पांडव्स का, एंड वराहा टेम्पल जो थी बेस्ट एग्जांपल है इस आर्ट के, इस पीरियड के देखे जा सकते हैं। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स जो है वहां पर बनवाई गई थी। जो आइडियल्स थी मूर्तियां जो थी त्रिमूर्ति, गंगा डिसेंडिंग एंड दुर्गा, वराहा एंड जो आइडियल्स थी 5 पांडव्स के, बहुत ही ब्यूटीफुल थे वो। जो पिक्चर्स थी गॉड्स की, जो वहाँ के भगवान देवी देवताओं की जो पिक्चर्स थी, एनिमल्स की जो पिक्चर्स थी, बर्ड्स की, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था पल्लव पीरियड का, वो अनडाउटेबली एक शाइनिंग चैप्टर था हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में। अब देखो सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था वहाँ का। वहाँ पर वर्ना सिस्टम चला हुआ था। वर्ना सिस्टम मतलब सोसाइटी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कोई बड़ी कोई छोटी क्लास, जो बिल्कुल छोटी क्लास कोई बिल्कुल ही छोटी क्लास, तो वहाँ पर डिवीजन किया गया था, काम के बेसिस पर डिवीजन किया गया था। वर्ना सिस्टम बोला गया उसको कि काम के बेस पर डिवीजन किया गया, तो वर्ना सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम वॉज प्रिवलेंट, फ्यूडल सिस्टम उस टाइम पे प्रचलित था। बहुत सारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल सिस्टम मतलब कि फ्यूडल उसके एक स्टेट्स को डिवाइड किया गया, उसके अंदर अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो रूल करेंगे। उनके पास राइट था एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। और जो क्लासेस थी वो जनरली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर क्लास, सारी क्लासेस जो थी ना एग्रीकल्चर से बिल्कुल जुड़ी हुई थी वो। ट्रेड जो है फ्लरिश हुआ था इस टाइम पर। कॉटन, जेगरी, प्रीशियस वुड्स, हॉर्स स्पाइसेस एटसेट्रा जो है ट्रेड किए जाते थे। फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट के लिए जो पल्लव रूलर्स थे वो बहुत सारे कैनल्स को, लेक्स को, पॉन्ड्स को बनवाते हैं। 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स जो है वो लगाए जाते थे। इनकम जो स्टेट से पैसा आता था उस पैसे के ऊपर भी 18 टाइप के टैक्स लगाए जाते थे। अब हम पढ़ते हैं लास्ट डायनेस्टी जिसका नाम है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी जो है एंशिएंट डायनेस्टीज में से एक है, जो कि कहाँ साउथ की है, फार साउथ की ही है। फार साउथ इन्होंने बताया ना, फार साउथ से मतलब तमिल प्रदेश को बोला ये। तो जो चोला रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे संगम पीरियड में। फॉर द मोर देन 200 ईयर्स जो चोला है इस्टेब्लिश करते हैं अपनी ऑथोरिटी को, अपने रूल को साउथ की टेरिटरीज के ऊपर, ये अपने रूल को बनाए रखते हैं ऑफ द तुंगाभद्रा रिवर तक। साउथ ऑफ द तुंगाभद्रा रिवर के साउथ में जो टेरिटरीज है वहां पर ये अपना रूल 200 साल तक इन्होंने बनाए रखा। और बहुत सारे आइलैंड्स जो थे अरेबियन सी के, और मेंटेन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो इन्होंने अपने जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वहाँ पर उन्होंने अपने कब्जे को बनाए रखा। इन्होंने अपने बहुत सारी डेवलपमेंट भी की थी सिविलाइजेशन की, इन्होंने गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी की थी। जो चोला थे वो कंसीडर, उनको सूर्यवंशी बोला गया। चोलास को जो वर्ड चोला है इस डराइव फ्रॉम तमिल लैंग्वेज, चूल से इसका डराइव किया गया है, लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रैवलर्स।
जो कि फर्स्ट नॉर्थ इंडिया में रहते हैं लेकिन बाद में साउथ में माइग्रेट हो जाते हैं कोई ना कोई रीजन के कारण। इट्स मीनिंग इज ऑल्सो डाइव फ्रॉम द बेस्ट, इसका मीनिंग जो है द बेस्ट से डेराइव किया गया है। क्रिकाला जो कि एक ग्रेट रूलर थे अमंग द अर्ली रूलर्स, पुराने रूलर्स में से जो अर्ली रूलर्स थे उनमें से एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे करिकाला, जिन्होंने बोट द चोला एम्पायर को पिनेकल ऑफ प्रोग्रेस, जिन्होंने चोला एम्पायर को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाई। ही मेड कावेरी पट्टनम को अपने कैपिटल बनाते हैं। इनके बाद इनकी जो पावर होती है कुछ सालों में ये पावर जो है वीक होना शुरू हो जाती है। अब देखो बहुत सारे जो चोला रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। विजयालय जो है एक बहुत ही बड़ा इन्होंने अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन दिया था रिस्टोरेशन ऑफ चोला पावर को। 9th सेंचुरी में जो चोला पावर खत्म हो रही थी उस पावर को इन्होंने फिर से रिस्टोर किया था। सो इट टूक एडवांटेज, इन्होंने एडवांटेज उठाया था जो पल्लव्स एंड पंड्यास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ना, उस लड़ाई का इन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया एंड स्नैच और तंजोर फ्रॉम द पंड्यास, पंड्यास से इन्होंने तंजोर को ले लिया और उनको फिर तंजौर को अपनी कैपिटल बनाया विजयालय ने। इन्होंने क्या किया, जो लोअर वैली थी कावेरी की कोलसन वैली को उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। इनके बाद देखो आदित्य फर्स्ट, विजयाला का जो बेटा है और जो इनका उत्तराधिकारी है आदित्य, वो क्या करते हैं असिस्टेड पल्लव रूलर, जो पल्लव रूलर है, पल्लव का जो रूलर था अपराजित, उनको असिस्ट करते हैं अगेंस्ट द पंड्यास के अगेंस्ट, उनको हेल्प करते हैं। लेटर अराउंड 893 एडी में ही डिफीट एंड किल्ड अपरजित, तो फिर आदित्य फर्स्ट क्या करते हैं अपरजित को हराकर उनको मार देते हैं और फिर अपने खुद की एक इंडिपेंडेंट किंगडम को बनाते हैं चोला डायनेस्टी बाय टेकिंग कंट्रोल ओवर द एंटायर टोंट मंडाला। जो इन्होंने सारे जो भी रीजन उनके अंडर में थे ना उनको अपने अंडर में लेकर एक इंडिपेंडेंट किंगडम इन्होंने बनाया। ही ऑल्सो फोर्स द वेस्टर्न गैंग टू एक्सेप्ट, इन्होंने वेस्टर्न गैंग जो थी वहाँ पर वेस्टर्न गैंग मीन्स यहाँ पे गैंग नहीं आएगा, यहाँ गंगा आएगा। तो जो वेस्टर्न गंगा थी ना उनको भी इन्होंने कहा कि वो हमारे रूल में आ जाओ, सुजरेनिटी हमारे कंट्रोल में आओ। ही बिल्ट बहुत सारे शिव टेम्पल्स को भी इन्होंने कैपिटल तंजौर में बनवाया था। परंतक फर्स्ट देखो, परंतक एक्सपेंड करते हैं अपने किंगडम को बाय डिफीट हराकर, किनको हराकर कंबाइंड आर्मीज ऑफ श्रीलंका की जो कंबाइंड आर्मीज थी, पंड्यास रूलर्स राज सिंह की जो आर्मीज थी उनको इन्होंने मिलकर हरा दिया परंतक फर्स्ट में। जो राष्ट्रकूटा रूलर जिनका नाम किशन थर्ड था अलोंग विद द गंगा रूलर जिन अटैक करते हैं वीक कर देते हैं चोला किंगडम को। देखो यहाँ पर गंगा ही आएगा, गंगा रूलर बोला है ना तो गंगा ही आएगा, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। अब देखो फ्रॉम 950 से लेकर 985 एडी तक जो रूलर्स थे चोला डायनेस्टी के वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं। राजा देखो फर्स्ट, राजा फर्स्ट रिस्टोर करते हैं जो इनकी खोई हुई जो इनकी सम्मान था उनको ये वापस लेके आते हैं चोला डायनेस्टी का। ये क्या करते हैं अपने एम्पायर को बचाते हैं, सिक्योर करते हैं, डिफीटिंग बहुत सारे किंग्स को हराकर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट कन्क्वेयर, बहुत ही अच्छे योद्धा थे ये एक वर्क स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, मतलब बहुत ही अच्छे शासन करने वाले भी थे ये। एंड पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के पैटर्न भी थे, मतलब आर्ट एंड लिटरेचर को ये हेल्प भी कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे। फिफ्थ देखिए राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो एक ग्रेट रूलर थे इनके पिताजी की तरह ही। ये इन्होंने एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वर्क थे बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने किए हैं इनके टाइम पर। इनके पिताजी के टाइम पर इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड। ये पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे वॉर्स में टुगेदर अपने पिताजी के साथ। राजेंद्र फर्स्ट इज कॉल्ड, राजेंद्र फर्स्ट को बोला गया है पिलर थे ये चोला एम्पायर के। इन्होंने क्या पंड्यास के ऊपर कब्जा किया, चेर्स के ऊपर, चालुक्या, श्रीलंका एंड बंगाल, ये सभी जगहों पर इन्होंने अपना कब्जा किया है ताकि अपने फिर एम्पायर को, साम्राज्य को इन्होंने एक्सपैंड किया है। आफ्टर कंकरिंग बंगाल को, बिहार को अपने कब्जे में करने के बाद इन्होंने क्या, कौन सा टाइटल मिला इनको, गंगाई कोंडा का टाइटल इनको मिला। एंड इन्होंने फिर स्टैब्लिश किया है गंगाई कोंडा चोलापुरम को, इन्होंने फिर कैपिटल के नाम पर इस्टेब्लिश किया। जो सक्सेसर्स थे राजेंद्र चोला के हैड टू स्ट्रगल, उनको बहुत टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा विद बहुत सारे रूलर्स के साथ, जिसकी वजह से इनकी जो पावर है वो वीक होनी शुरू हो गई। राजेंद्र चोला जो है राजेंद्र चोला के बाद जो है राजेंद्र धीराज फर्स्ट आते हैं, राजेंद्र सेकंड आते हैं, वीर राजेंद्र आते हैं, कुलोतुंग फर्स्ट आते हैं, एक्सेट्रा इनके बाद आते हैं। फॉलोड मतलब इनके बाद कौन आए। अब हाउएवर जो डिक्लाइन ऑफ द चोला डायनेस्टी जो डिक्लाइन हो जाती है स्टार्टेड, क्योंकि वीकन हो जाती है, इनकी पावर कमजोर हो जाती है। 1310 एडी में मुलिक कफूर जो थे जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो ऑक्यूपाइड करते चोला टेरिटरी को। अब अचीवमेंट्स पढ़ेंगे चोला रूलर्स की।
एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? चोला रूलर्स जो थे बहुत ही अच्छे रूलर्स थे, एफिशिएंट रूलर्स थे एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा कर थे, अच्छा शासन कर रहे थे। जो हेड था गवर्नमेंट का उस टाइम पर सेंटर वो द एम्परर थे एंड ही हैड बहुत सारी ऑनरी टाइटल्स भी इनको मिले थे। तंजोर, गंगाई कोंडापुरम, मूडी कौंडैन एंड कंची जो थी कैपिटल्स थी डिफरेंट चोला एम्परर्स की। टाइम टू टाइम इन्होंने अपनी कैपिटल्स को भी टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइटल्स इनको और डिफरेंट जो है नाम इनको दे दिए थे। इन्होंने डिफरेंट कैपिटल्स अपनी बनाई थी। जो चोला रूलर्स थे डिस्पाइट विद ऑटोक्रेटिक होते हैं जिनकी पावर्स अपने हाथ में होती है, तो ये ऑटोक्रेटिक थे। कंसीडर्ड इफ देयर मेन ड्यूटी टू बी एंगेज, इन्होंने कहा कि इनका जो मेन ड्यूटी है वो लोगों की, सब्जेक्ट्स मतलब पीपल के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। जो चोला रूलर्स थे ऑल्सो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशन ऑफ इलेक्टिंग द क्राउन प्रिंस, जो वहाँ का प्रिंस था ना उसको इलेक्ट करने के लिए भी ये स्टार्ट कर देते हैं और इंक्लूडिंग हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं। जो पोजीशन होती है एम्परर की वो हेरिडेटरी होती है कि जो चला आ रहा है ना वो उसके बाद ही, जैसे उनका दादा आए थे, दादा के बाद उनके पिताजी आए, पिताजी के बाद फिर वो खुद आए, तो हेरिडेटरी थी वो। वेरियस बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत हाई ऑफिशियल्स जो थे वहाँ पर थे एम्परर को हेल्प करने के लिए। बहुत बड़े बड़े टाइटल्स एंड जगीज जो थे ऑफिशियल स्टेट्स के ऑफिसर्स को दिए जाते थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स थे, सीनियर थे, जूनियर थे। जो अपर कैटेगरी थी उसको बोला गया पेरुडेनम एंड द लोअर कैटेगरी थी उसको बोला गया शिरुडेनम। एंड एम्प्लॉयड नेम जिनका नाम था उडनकुटम, वो जिस पर्सनल असिस्टेंट था किंग का। एंड जो चोला रूलर्स थे इन्होंने स्टैब्लिश किया एक सिस्टमैटिक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। मिलिट्री देखो वहाँ की मिलिट्री कैसी थी। जो चोला एम्परर थे उन्होंने एक बहुत ही लार्ज आर्मी को ऑर्गेनाइज किया गया था एज सुपीरियर नेवी, एलिफेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री एंड कैवलरी मतलब कि कैवलरी मतलब घोड़े पर सवार जो सेना थी वो, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना जो थी वो, एलिफेंट्स, ये भी सारे के सारे इनकी आर्मी में इंक्लूड थे। इंस्क्रिप्शन मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ 70 यूनिट इन चोला एम्पायर, जो मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिलते हैं खुदाई करने के बाद या फिर जो भी मिलते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि चोला आर्मी में 70 यूनिट्स थी। देयर वर 60,000 एलिफेंट्स थे, 1,50,000 सोल्जर्स थे इनकी आर्मी में। जो बेस्ट घोड़े थे उनको इंपोर्ट करते थे ये अरेबिया से और लॉट ऑफ मनी जो है स्पेंड करते थे घोड़े के ऊपर। सोल्जर्स के पास तोपे थी, कैंटोनमेंट्स मतलब तोपे थी इनके पास, वेयर दे वर ट्रेंड इन एजुकेशन एंड डिसिप्लिन, इनको ट्रेन किया जाता था। एम्परर की जो बॉडीगार्ड था वो सेपरेट थे एंड उनको वेलाई कारा बोलते थे। डिजर्विंग सोल्जर्स एंड जो सरदार थे उनको ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ क्षत्रिय शिरोमणि के टाइटल दिया जाता था। जुडिशियल सिस्टम देखो वहाँ पर न्याय कैसा देते थे वहाँ पर। जो चोला फॉर्म एक सिस्टमेटिक जुडिशियल सिस्टम इन्होंने बनाया। फाइन्स पर फाइन को इम्पोज किया गया बहुत, जो कि वहाँ पर अपराध करते थे वहाँ पर फाइन्स लगाए गए। और 16 काउज वर फाइन फॉर मर्डर एंड डेथ पेनल्टी, वहाँ पर क्या डेथ पेनल्टी भी दी जाती थी। और जो किंग था वो कंसिडर द ग्रेटेस्ट जज बोला जाता था। अगर कोई इंसान मर्डर करता था तो उसके ऊपर फाइन किया जाता था 16 काउस की, उनको फाइन की जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स देखो शासन कैसे करते थे। जो चोला है डिवाइड किया गया था, उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को 6 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। जो प्रोविंसेस मतलब जैसे हम यहाँ आज के टाइप पर हमारे यहाँ पर स्टेट्स है, वहाँ पर प्रोविंसेस को बोला गया स्टेट। जो प्रोविंसेस थी उनको बोला है मंडलम, इनका जो प्रेसिडेंट था उसको बोला वाइसरॉय। मंडलम जो थी डिवाइड किया गया था, मंडलम मतलब स्टेट को फिर डिवाइड किया गया था कोटम में और वलनाडु में। कोटम को फिर आगे डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स में। जो असेंबली थी नाडु की उसको बोला गया नाटा, और इसको जो ये रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग विलेजेस एंड टाउन्स को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखो, जो गवर्नमेंट थी ना लोकल लेवल पर, विलेजेस के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी। वन ऑफ द मेन फीचर जो थी चोला एडमिनिस्ट्रेशन की उसको बोला गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस पीरियड में जो चोला रूल था देयर वो सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम विलेज टू मंडाला, विलेज से लेकर मंडाला तक का जो सेल्फ गवर्नमेंट था, सारे के सारे लोग अपने खुद ही वो अच्छे से काम करते थे। सेल्फ गवर्नमेंट ही वहाँ पर अच्छी तरीके से रूल करती थी। जो विलेज था महासभा, वो एक बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस इन गवर्नेंस में महासभा का बहुत ही अच्छा रोल था। अपार्ट फ्रॉम दिस के अलावा बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली जैसे कुरुम, नाडू एंड इवन मंडाला फ्रॉम विच कॉपरेशन इन गवर्नमेंट्स ऑब्टेन, इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग होता था गवर्नमेंट्स में। 2 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन जो थी गांव में फंक्शन करती थी, उर एंड सभा। उर जो थी ऑर्गेनाइजेशन थी जनरल पीपल्स की, और सभा जो थी एक स्पेशल मतलब कि जो नॉर्मल पीपल थे, कॉमन पीपल थी। उर सभा में थे जो मेन स्पेशल पीपल्स थे वहाँ के।
इकोनॉमिक कंडीशन देखो, जो वहाँ के सब्जेक्ट मतलब जो वहाँ के पर्सन्स थे, जो वहाँ के पीपल थे, वो बहुत ही खुश थे, रिच थे चोला के अंडर में, अंडर में। और जो चोला रूलर थे वो बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी इन्होंने इरिगेशन की, ताकि जो एग्रीकल्चर अच्छी से की जा सके, जो कि वहाँ का मेन सोर्स था पैसे आने का, जो इनकम थी स्टेट की वो एग्रीकल्चर से आती थी। इस वजह से उनको इरीगेशन जो अरेंजमेंट थी वो अच्छी करनी होती थी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो थी इस टाइम पर प्रोग्रेस हुई थी, जो सिक्योरिटी थी हाईवेज की बहुत अच्छी से मेंटेन की गई थी, और एक स्ट्रॉन्ग नेवी जो थी प्रोग्रेस की, स्ट्रॉन्ग नेवी भी वहाँ पर बनाई गई थी, जिससे कि फॉरेन ट्रेड की जा सकती सी के रूट से। उस टाइम पर जो ट्रेड थी फॉरेन कंट्रीज एग्जिस्ट करती थी, उस टाइम पर जो चोला एम्पायर थे वो फ्यूडल इकोनॉमी पे बेस्ड थे। रिलीजन देखो वहाँ का रिलीजन धर्म कैसा था, जो चोला रूलर्स थे वो फॉलोवर्स थे शिवजी जी के और वैष्णव जी के, दोनों के ही फॉलोवर्स थे। शिवजी एंड वैष्णव जो सेक्ट्स थे स्प्रेड इन साउथ इंडिया में स्प्रेड हो गए थे चोलास के टाइम पर। जो प्लेस थे टेम्पल बिकेम प्रोमिनेंट, इस टाइम पर टेम्पल प्रोमिनेंट बन गए थे, प्रचलित थे इस टाइम पर टेम्पल्स का बहुत एक सेंटर ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, आर्ट एंड पब्लिक वेलफेयर के व्यू से देखे तो एक इंपॉर्टेंट इनका स्थान था उस टाइम पर। इसी वजह से चोला रूलर्स ने बहुत सारे जो है टेम्पल्स को बनवाया है। लिटरेचर एंड आर्ट देखो, चोला एम्परर्स के रूल के अंडर में गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर जो रीन था चोला एम्परर्स को, उनको बोला गया है गोल्डन एज थी वो तमिल लिटरेचर की, चोला एम्परर। इस फील्ड ऑफ लिटरेचर में बहुत सारी पोएटिक टेक्स्ट को लिखा गया, और जो जैन स्कॉलर था तिरुट कवेदर, जिन्होंने लिखी है जीवा का चिंतामणि, तोलामोली ने लिखी है सुलामनी, एंड बन ने लिखी है रामावतरम। फाइन आर्ट्स देखो, वहाँ के जो चोला रूलर्स थे वो बहुत ही बड़े बिल्डर्स थे, बहुत सारी सिटीज, लेक्स, डैम्स एंड पॉन्ड्स को बनवाया गया। जो लेक्स थी वो बनवाई गई थी राजेंद्र फर्स्ट नियर इसकी कैपिटल गंगाई कोंडा चोलापुरम के पास इन्होंने लेक को बनवाया, जो कि बहुत ही बड़ी थी। बहुत सारे कैनल्स को भी यहाँ से बनाया गया था। तो हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम साउदर्न स्टेट, द चालुक्यास, द पल्लव्स एंड चोला जो है वो कंप्लीट होता है। और इसकी क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।